हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। 6 सेमेस्टर बैच में मैं रोहित आराव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो भैया सब्जेक्ट है हमारा IMREE इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। चैप्टर चल रहा है 2, जैसे कि आपको पता ही है। और चैप्टर नंबर 2 पढ़ते पढ़ते हम लोग आ गए हैं। अब चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली हम लोग इंस्टॉलेशन सीख रहे हैं चीज़ों का। क्या सीख रहे हैं बच्चों? हम लोग सीख रहे हैं इंस्टॉलेशन। तो उस इंस्टॉलेशन को करते करते हम लोग आज के इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सब स्टेशंस, यानी कि सब स्टेशन में जो कंपोनेंट लगते हैं उनको किस किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है, उनके इंस्टॉलेशन में किस किस मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास को। बस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहूँगा बच्चों। देखिए, आपका 6 सेमेस्टर बैच जोर शोरों से चल रहा है और अभी अभी आप अपने 5th सेमेस्टर के पेपर निपटा के आए हो और 5th सेमेस्टर के पेपर में आपको आइडिया भी लग गया होगा कि क्या कहानी है क्या नहीं है, कि आप कितने पानी में हैं कितने पानी में नहीं है। तो वो हालत 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम में फिर से ना हो, या फिर क्योंकि देखिएगा आपका फाइनल ईयर है बच्चों, और फाइनल ईयर में बस ये मार्क्स ही मैटर करते हैं, क्योंकि 99% जगहों पर आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट देखी जाती है। तो उसमें बाकी ईयर्स के सिर्फ नंबर होते हैं टोटल के, इतने में से इतने, इतने में से इतने। लेकिन फाइनल ईयर के यानी कि 5th और 6th सेमेस्टर का डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है कि मतलब ET में इतने हैं, SGP में इतने हैं, मतलब आई मीन टू से कि वहाँ पर इन सारे सब्जेक्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। तो अभी आप खुद समझदार हो, ऐसा नहीं कि कोई छोटे बच्चे हो बिल्कुल। तो आप खुद से इस बात का आइडिया लगा के चलो कि आपके लिए ये फाइनल ईयर कितना ज़रूरी होता है। कि फाइनल ईयर ज़रूरी क्यों है ये बता रहा हूँ मैं। फाइनल ईयर ज़रूरी इसलिए होता है बच्चों क्योंकि आपको करना क्या होता है कि इसमें कहीं पर भी जाओगे तो आपके 99% जगहों पर फाइनल ईयर की मार्कशीट को लोग कंसिडर करते हैं, या फिर डिप्लोमा को। अभी डिप्लोमा में मार्क्स तो लिखे नहीं होते, बहुत सी जगह तो ऐसी होती है जहाँ पर मार्कशीट देखी जाती है, डिप्लोमा नहीं देखते। मतलब डिप्लोमा तो ऑब्वियस सी बातें देख कर रख देंगे, बगैर डिप्लोमा के थोड़ी ना आपको कोई नौकरी पर रख लेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनियों में मार्कशीट को प्रेफरेंस देते हैं। मार्कशीट से ही पता लगता है ना कि इसकी योग्यता क्या है क्या नहीं है, कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। तो बस अभी फाइनल ईयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस फाइनल ईयर को ज़रूरी को मैं आपको पूरे तरीके से सिखाने के लिए जो 6 सेमेस्टर बैच हमने लॉन्च किया है, इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऑलरेडी इसकी 10-10 क्लासेस निकल गई हैं। आगे की क्लासेस आपको लाइव मिलती रहे, इसके लिए आप जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लो। और बाकी बच्चों, रही बात इसकी फ़ीस की, तो इसकी फ़ीस मात्र 1000 रुपये है, जो कि 14 अप्रैल तक है। 14 अप्रैल के बाद इसकी फ़ीस 1500 रुपये होगी। तो बिल्कुल देरी मत करो, जल्दी से आज ही बैच को ज्वाइन कर लो। और बैच को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर मुझे मैसेज करो किसी भी समय, व्हाट्सएप पर या टेक्स्ट एज विश, या फिर कॉल करिए। आप सभी के स्वागत है। चलिए बच्चों, तो जल्दी से सभी लोगों को बुला लो, शेयर कर दो क्लास को, बोल दो सब लोगों से कि आ गए हैं सर पढ़ाने के लिए। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर ही दिया था। तो IMREE में आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। क्या है आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 2 का, वो है इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के मतलब जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनका निरीक्षण और संचालन, कि मतलब उनको चलाते कैसे हैं और उनको जांच कैसे करते हैं कि मतलब वो ख़राब है कि सही है। यानी कि विद्युत उपयंत्रों का निरीक्षण व संचालन। क्या है भैया? वैद्युत उपयंत्रों का निरीक्षण व संचालन। तो इंस्पेक्शन ज़्यादा सही वर्ड है, हिंदी ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी कोशिश आप लोगों को करता हूँ पूरा हिंदी में पढ़ाने की, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों ही लैंग्वेजेस के हैं। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इंग्लिश वालों को प्रेफरेंस देंगे, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हिंदी वालों को प्रेफरेंस देंगे, बल्कि इंग्लिश में तो मेरे लिए ज़्यादा आसान रहता है पढ़ाना, हिंदी में थोड़ा सा टफ टास्क रहता है। लेकिन फिर भी हम प्रेफरेंस दोनों को ही देंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश वालों को पढ़ाया जाए या फिर हिंदी वालों को पढ़ाया जाए। खैर चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों,
टॉपिक आपको दिख गया है, टॉपिक है हमारा इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो देखिए नाम से पता लग रहा है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं उनकी हैंडलिंग और उनकी जांच। देखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे काफ़ी सारे कि अभी अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात करें तो ट्रांसफार्मर हुआ, या फिर आपके बस बार हुए, या फिर हैवी सर्किट ब्रेकर्स हुए, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। तो बेसिकली जब बात करते हैं इंस्पेक्शन और हैंडलिंग की, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बच्चों एक बात आपको बता दीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में जो है वो इनकी हैंडलिंग बड़ी दिक्कत रहती है। मतलब कि ये कोई ऐसे तो है नहीं कि भैया हाथ से उठाया बस बैग में रखा और लेके चल दी, ऐसा नहीं होता ना। इनकी हैंडलिंग और मतलब बड़ी केयरफुली, बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक की जाती है, क्योंकि इनको जरा सा भी आड़ा टेढ़ा होने पर ये कोई इतनी ढीठ चीज़ नहीं है कि वैसे तो दुनिया में हर एक चीज़ की हैंडलिंग हमको सावधानी पूर्वक ही करनी चाहिए, लेकिन अगर बाकी चीज़ों को छोड़ भी दिया जाए तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की हैंडलिंग बहुत सावधानी से करती जाती है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर उठाते समय या फिर इनको कहीं पुट करते समय या फिर इंस्टॉल करते समय यदि किसी प्रकार का क्रैक आ गया तो वो एक बड़े खतरे की निशानी बन सकता है। तो उस बड़े से खतरे को ऑलरेडी प्रिकॉशन लेते हुए, संभालते हुए हमको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये सब थ्योरी लिखेंगे आप ये सब थ्योरी लिखनी है भैया ऐसा नहीं है कि ऐसे आपको बता के चल रहे हैं कि बस जो मर्जी वो बता दिया, ऐसा नहीं है बच्चों। ये सब थ्योरी आपको लिखनी है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की हैंडलिंग ज़रूरी क्यों है। ठीक, उसके बाद बात आती है इंस्पेक्शन की। देखिएगा सबसे पहले तो इंस्पेक्शन की बात करेंगे। देखिएगा इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। देखिए दो बातें होती हैं। एक तो ये कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमारे जो भी हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर को लगाया और छोड़ दिया। फॉर एग्जांपल आप एक मकान बनाते हैं और मकान में ईंटें लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, सरिया लगाते हैं, है ना। तो मकान को बनाने के बाद ऐसा तो है नहीं कि आपको ईंटों को डेली देखना पड़ता है, लेकिन उस मकान का भी इंस्पेक्शन रहता है। मकान में आपको पेंट करना रहता है, वो मेंटेनेंस अगला चैप्टर है। मतलब कि फॉल्ट आने पर सुधारना बाद में, अभी हम इसका सिर्फ इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मतलब अभी सिर्फ जांच कर रहे हैं कि कुछ खराबी तो नहीं है, जांच कर रहे हैं कुछ खराबी तो नहीं है। अगर कुछ खराबी है तो फिर उसका मेंटेनेंस कराया जाएगा। मतलब कुछ खराबी अगर आ गई तो उसको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, भैया ये खराबी आ गई है, आप इसको सुधारो। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए कि जब ट्रांसफार्मर होता है ट्रांसफार्मर, तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर हमारे एयर कूल्ड रहते हैं, ऑयल कूल्ड रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि ट्रांसफार्मर में तेल वहीं से भर के आता है फैक्ट्री से, नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। ट्रांसफार्मर में जो ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर रहते हैं, वैसे तो मतलब मुख्य रूप से तो अगर मान लो कि तेल वहीं से भर के आएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर तेल वहाँ से भर के नहीं आया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर तेल वहाँ से भर के आया है तो उसकी हैंडलिंग बहुत संभाल के करनी पड़ती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ठीक, अभी जैसे मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर की ऑक्सिलरी डिवाइसेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ट्रांसफार्मर की ऑक्सिलरी डिवाइसेस? जैसे रेडिएटर, कंजर्वेटर टैंक सुना है? कंजर्वेटर टैंक जो ट्रांसफार्मर के इधर की साइड को, जैसे ये ट्रांसफार्मर का सेक्शन हो गया तो ये जो लगा रहता है इधर की साइड को ऐसे करके यहाँ पर, ठीक। तो कंजर्वेटर टैंक, तो इन सब चीज़ों को अलग से देखना पड़ता है कि सही है या नहीं है। अगर अभी मेरे कहने का मतलब इतना है कि ये जो हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्शन की, तो ये जब फैक्ट्री से आपके पास मटेरियल डिलीवर हो जाएगा, मतलब फैक्ट्री से जब मटेरियल डिलीवर हो रहा है तब जो, देखिए फॉर एग्जांपल, अच्छा आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपको ये चीज़ क्यों पढ़ाई जा रही है? आपको बेसिकली ये चीज़ इसलिए पढ़ाई जा रही है कि जब कोई फैक्ट्री से कोई मटेरियल डिलीवर होगा, तो जो मटेरियल फैक्ट्री से डिलीवर होगा, आप उस कंपनी में इंजीनियर है जिस कंपनी ने सामान मंगाया है ना, तो दूसरी कंपनी से सामान आया, या फिर आप सरकारी इंजीनियर हो किसी डिपार्टमेंट में, तो अभी आपके पास 50 ट्रांसफार्मर आए हैं नए, तो उन 50 ट्रांसफार्मर का आपको इंस्पेक्शन करना है। आप इंजीनियर हो, आप ही तो चेक करोगे ना कि सही है कि ख़राब है चीज़। तो आप ये चीज़ देखोगे कि ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसफार्मर का कोई पार्ट हमारा डैमेज हो गया हो, किसी पार्ट कोई टूट गया हो, या फिर कोई नट बोल्ट वगैरह ढीले हो गए हों, है ना, या फिर ऐसा तो नहीं है कि कहीं से कोई लीकेज हो रहा हो। तो इन सब चीज़ों का इंस्पेक्शन किया जाता है। इन सब चीज़ों क्या किया जाता है? इन सब चीज़ों को किया जाता है बच्चों इंस्पेक्शन। ठीक, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो बेसिकली टॉपिक है भैया हमारा सब स्टेशंस। क्या है?
वो है हमारे सब स्टेशंस। देखिए बात करें अगर सब स्टेशंस की बच्चों, तो सब स्टेशन में बेसिकली हमारे जो रहते हैं वो कौन कौन से सब स्टेशन होते हैं। देखिए सब स्टेशन को मैंने आपको एसजीपी में पढ़ाया और भी टीडीपी में पढ़ाया, और साथ ही साथ इसमें भी पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो जल्दी से बताइए हमारे सब स्टेशन क्या चीज़ है और ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो बताइए सब स्टेशन है क्या चीज़ और सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो बेसिकली बच्चों बात करें अगर हम, अच्छा ये सब स्टेशन का जिक्र क्यों है पता है ना, क्योंकि हमारे जो सब स्टेशन पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे होते हैं उनकी हैंडलिंग और इंस्पेक्शन के बारे में सीखना है। तो बेसिकली सब स्टेशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक ट्रांसमिशन लाइन आती है और वहाँ पर अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की सहायता से उस ट्रांसमिशन लाइन से मिलने वाली सप्लाई को स्टेप डाउन करके, या स्टेप अप तो बहुत कम करते हैं, स्टेप डाउन करके और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कन्वर्ट करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्शन दिए जाते हैं। ये होते हैं हमारे सब स्टेशंस। अभी बेसिकली हमारे जो सब स्टेशन हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, इंडोर और आउटडोर। और इंडोर और आउटडोर के आधार पर छोटे से शुरुआत करें तो एक होता है, कैपेसिटी के आधार पर बात करें तो एक होता है पोल माउंटेड सब स्टेशन। ये सब तो पुरानी बात है इसलिए तेज तेज कर रहे हैं कि एक होता है पोल माउंटेड सब स्टेशन, एक होता है फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। अभी देखिए दोनों के दोनों ही सब स्टेशन हमारे आउटडोर सब स्टेशन के प्रकार हैं। एक रहता है पोल माउंटेड यानी कि खंभा प्रारूप, खंभा प्रारूप उपकेंद्र, सब स्टेशन को उपकेंद्र बोलते हैं हिंदी में। और ये रहता है नीब प्रारूप उपकेंद्र। तो बेसिकली बात यह है कि ये दोनों ही प्रकार के जो सब स्टेशन है हमारे बच्चों वो आउटडोर सब स्टेशन होते हैं, कि मतलब दोनों के दोनों सब स्टेशन ही हमारे आउटडोर सब स्टेशन होते हैं। अभी आउटडोर सब स्टेशन है इसलिए कहानी क्या है कि आउटडोर सब स्टेशन होने की दिशा में इनके जो इक्विपमेंट लगे होते हैं वो भी खुली हवा में लगे होते हैं। अभी जब इनके इक्विपमेंट हमारे खुली हवा में लगे होते हैं तो दिक्कत ये पड़ती है कि इनके इक्विपमेंट खुली हवा में लगे होने से उन पर एटमॉस्फेयर का बहुत असर पड़ता है, जैसे कि आपकी बारिश हुई, धूप हुई, इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर जो कंपोनेंट या इक्विपमेंट लगाने हैं वो बहुत ही ज़्यादा संभाल के लगाने होते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें मैं आज आपको इन तीनों, देखिए अब जो हमारा इसके आगे का IMREE है ना, उसमें आपका लगभग 80% पोर्शन SGP में पढ़ाया जा चुका है। इसके आगे का जो IMREE हम लोग पढ़ेंगे उसमें लगभग 80% पोर्शन हमारा SGP का है, जो SGP में लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी चूंकि आपके सिलेबस का पार्ट है IMREE, तो इसलिए मैं ये कह के नहीं छोड़ दूंगा कि आपको SGP में पढ़ा दिया गया था। आपको तो अभी नए सिरे से पढ़ाया जा रहा है, तो इस बात से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है हमारा कि हमने SGP में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले पोल माउंटेड सब स्टेशन की बात करेंगे कि पोल माउंटेड सब स्टेशन पे क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं। ठीक, तो देखिए पोल माउंटेड सब स्टेशन पे बेसिकली आपको पता है कि पोल माउंटेड सब स्टेशन एक ऐसा सब स्टेशन होता है जहां पर इनपुट के रूप में 11 kV AC की सप्लाई मिलती है, 3 फेस AC की, और आउटपुट के रूप में 0.4 kV की सप्लाई निकल के जाती है, वो भी 3 फेस की होती है। मतलब कि पोल माउंटेड सब स्टेशन एक ऐसा सब स्टेशन है जहां पर इनपुट के रूप में 11 kV और आउटपुट के रूप में 0.4 kV सप्लाई का यूज़ किया जाता है। यानी कि जब हम, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किस प्रकार का सब स्टेशन हुआ, अगर इसको देखेंगे तो ये आपका एक स्टेप डाउन प्रकार का सब स्टेशन हुआ। किस प्रकार का हुआ? स्टेप डाउन। क्योंकि देखिएगा 11 kV की सप्लाई आई और उसको फिर 400 वोल्ट यानी कि 0.4 kV में कन्वर्ट किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है भैया कि ये आपका एक स्टेप डाउन सब स्टेशन हुआ। ठीक है भैया, तो हम इसको स्टेप डाउन कर सकते हैं। अभी सब स्टेशन में मुख्य रूप से क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं उनको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि पोल माउंटेड सब स्टेशन में जो कंपोनेंट लगे होते हैं उसको मैं आपको सिंगल लाइन डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो देखिए सिंगल लाइन डायग्राम यदि हम बनाएं पोल माउंटेड सब स्टेशन का, किसका लिख देता हूँ पहले मैं यहाँ पर,
ये बातें वैसे आपको पता है, बोर तो नहीं हो रहे ना इन बातों को पढ़ने में? ऐसा तो नहीं है कि इनको ना पढ़ाएं आगे बढ़ जाएं। मुझे तो लगता है कि हमको सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है नहीं, क्योंकि देखिएगा आपको इतना ज़्यादा होशियार तो हो नहीं आप, तो अगर बोर हो तो मैं तो छोड़ दूंगा, मेरा तो फ़ायदा है, लेकिन मैं चाहता नहीं कि छोड़ें, ठीक है नहीं। तो चलिए पहले मैं आपको वाला 2 पोल वाला डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक खंबा ये और दूसरा खंबा ये। सबसे शुरू में यहाँ पर लगती है क्रॉस आर्म, यहाँ पर लगते हैं इंसुलेटर, ठीक। तो ये हमारे 2 खंबे होते हैं, ये लग गए इंसुलेटर और क्रॉस आर्म। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर हमारा स्ट्रक्चर लगा होता है वो लगे होते हैं हमारे फ्यूज सेट। क्या लगा होते हैं बच्चों? वो लगे होते हैं हमारे फ्यूज सेट। अभी जो हमारे फ्यूज सेट होते हैं वो बेसिकली काम किस प्रकार से करते हैं? जैसे कि यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे, तो ये हो गए हमारे फ्यूज़, ये हो गए हमारे इंसुलेटर। बाकी आपको नोट्स में मैं बहुत ही अच्छा डायग्राम दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी एक्चुअली मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरी करता हूँ बच्चों कि आप लोगों के पढ़ाई के लिए ड्राइंग को थोड़ा अच्छे से बनाने का प्रयास किया जाए, ठीक है। लेकिन मेरी ड्राइंग एक्चुअली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गंदी है, ठीक है बच्चों। तो अभी जब हमारा ये फ्यूज सेट लग गए, फ्यूज सेट के बाद हमारा लगा होता है आइसोलेटर। क्या लगा होता है बच्चों? फ्यूज सेट के तुरंत बाद हमारा यहाँ पर लगा होता है एक आइसोलेटर। तो आइसोलेटर के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, एक ऐसी डिवाइस रहती है जो कि पूरी लाइन को कट करता है। क्या करता है? पूरी लाइन को एक साथ कट कर सकता है। ये यहाँ पर इसका हैंडल रहता है ऐसे करके, ठीक। इसके बाद नीचे आके, जस्ट आइसोलेटर के नीचे आके यहाँ पर लगा होता है हमारा ट्रांसफॉर्मर। क्या लगा होता है? यहाँ पर लगा होता है भैया हमारा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर लगा है। ट्रांसफॉर्मर कौन सा वाला लगा होगा? यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया जाएगा वो यूज़ किया जाएगा 11 kV बाई 0.4 kV, और साथ ही साथ डेल्टा स्टार, क्योंकि हमको यहाँ पर 4 टर्मिनल चाहिए होते हैं और इनपुट में इधर 3 टर्मिनल। तो हर चीज़ के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, हर चीज़ के बारे में, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि जेई के एग्ज़ाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पोल माउंटेड सबस्टेशन में यूज़ होने वाला ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार का होता है, तो पोल माउंटेड सबस्टेशन में और ऑप्शन में हो कि स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, तो एक तो स्पेसिफिकेशन ये हो गया कि 11 kV बाई 0.4 kV का होता है। दूसरा स्पेसिफिकेशन हो जाएगा हमारा कि डेल्टा स्टार होता है। डेल्टा स्टार क्यों होता है, इसके पीछे की कहानी पूरी बता दी। डेल्टा स्टार इसलिए होता है क्योंकि इसके इनपुट में 3 फेज सप्लाई आती है जो कि सिर्फ 3 तारों की होती है, और जहाँ पर हमको सिर्फ 3 तारों की नीड होती है वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं डेल्टा टाइप बाइंडिंग, डेल्टा टाइप कनेक्शन ट्रांसफर 3 फेज सप्लाई के। और जहाँ पर हमको 4 तारों की, क्योंकि आउटपुट में हमको सिंगल फेज के सर्विस कनेक्शन भी देने हैं, इसलिए आउटपुट में हमको सिंगल फेज के सर्विस कनेक्शन देने के लिए न्यूट्रल की नीड भी पड़ती है। तो वहाँ पर आउटपुट में हमको 4 तारों की नीड होती है, ठीक है नहीं। आउटपुट में हमारे पास क्या होती है? आउटपुट में हमको 4 तारों की नीड होती है। तो बस इसके बाद जब इनपुट मिल गया और यहाँ से फिर इसके बाद आउटपुट निकाल दीजिए, ये ट्रांसफार्मर से केबल के थ्रू ऐसा करके, और फिर यहाँ से आउटपुट निकाल दीजिए। ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया और ये लग गया। R/B और N, ऐसे फिर बस इतना ही काफ़ी है। और अलग अलग फीडर निकल जाते हैं, जैसे एक फीडर इधर निकल, एक फीडर इधर निकल गया। अभी रही बात ये कि यहाँ पर सर्किट ब्रेकर कहाँ लगा होता है, तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर से आउटपुट जो निकलता है वो ट्रांसफॉर्मर से आउटपुट निकलने के बाद सर्किट ब्रेकर में जाता है। ट्रांसफॉर्मर से जो आउटपुट निकला वो सर्किट ब्रेकर में गया, और सर्किट ब्रेकर से फिर सप्लाई गई लाइन को आगे। तो ये जो सर्किट ब्रेकर लगा होता है ये होता है आपका कौन सा? OCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर। क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है।
आपके पोल माउंटेड सब स्टेशन का। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें सारी की सारी डिवाइसेस जो लगी हैं वो भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए जल्दी से, इस पर एक लाइटनिंग अरेस्टर भी लगा होता है, इनको हम इंसुलेटर की जगह लाइटनिंग अरेस्टर कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये लाइटनिंग अरेस्टर। चलिए अब इसका एक सिंगल लाइन डायग्राम बना लेते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर फ्यूज सेट लगा होता है, फ्यूज सेट के बाद यहाँ पर क्या लगाते हैं, फ्यूज सेट के बाद यहाँ पर लगाते हैं हम आइसोलेटर। आइसोलेटर का सिंबल ये होता है। आइसोलेटर के बाद लगाते हैं यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के बाद फिर हम लगाते हैं यहाँ पर OCB। क्या लगाते हैं, LT सर्किट ब्रेकर। क्या लगाते हैं भैया, LT सर्किट ब्रेकर। और LT सर्किट ब्रेकर के बाद हम यहाँ पर निकालते हैं फीडर, 0.4 kV के फीडर। एक फीडर निकालना है, एक फीडर, दो फीडर निकालने हैं, दो फीडर। LT, OCB, ट्रांसफॉर्मर, और कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मर है, 11 kV बाई 0.4 kV। और ये आइसोलेटर, फ्यूज सेट, और ये लाइन, कौन सी लाइन, ओवरहेड लाइन। और यहाँ पर इसमें एक लाइटनिंग अरेस्टर भी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बच्चों, यहाँ पर इसमें आपका एक लाइटनिंग अरेस्टर भी लगाया जाता है। एक मिनट रुकिएगा ज़रा, देखिएगा पूरा कॉन्सेप्ट इसका। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लो एकदम, ठीक है। बिल्कुल भी देरी मत करो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी एकदम से, ठीक है नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर आपका एक लाइटनिंग अरेस्टर भी लगा होता है और इस लाइटनिंग अरेस्टर को अर्थ भी कर दिया जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल ये भी रहता है आपके, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे और फिर ऐसे ऐसे। चलिए, तो ये हमारा पोल माउंटेड सब स्टेशन का पूरा स्ट्रक्चर था, जिसमें कि हमने सीखा पोल माउंटेड सब स्टेशन एक ऐसा सब स्टेशन है जो कि कैपेसिटी के आधार पर सबसे छोटा सब स्टेशन होता है। पोल माउंटेड सब स्टेशन को 200 kVA तक, 200 kVA के ट्रांसफार्मर तक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 11 kV की लाइन हमेशा इनपुट के रूप में रहती है और आउटपुट के रूप में 0.4 kV की लाइन निकलती है। सब थ्योरी बता रहा हूँ उसकी मैं, और बाकी कंपोनेंट तो लगा ही दिए हैं। और यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो हमारा 11 kV बाई 0.4 kV रहता है। साथ ही डेल्टा स्टार रहता है। डेल्टा स्टार क्यों, क्योंकि डेल्टा में इनपुट में 3 टर्मिनल और आउटपुट में 4 टर्मिनल होते हैं। देखिएगा, हमारे लिए डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। मैं अगर चाहूँ सिर्फ आपको ऊपर ऊपर हवा में उड़ा दें तो ऐसे उड़ा के कोई फ़ायदा नहीं है ना। मेरा पर्पज़ है कि आपको मैं ईच एंड एवरी डिटेल बताऊँ, मतलब कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करें। देखिए ऐसे क्या, ऐसे तो हवा में अगर हम निकालना चाहेंगे तो हवा में निकाल ही देंगे, लेकिन हवा में निकाल के आपका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना उस हवा में निकाल के, आप तो फिर परेशानी रहेंगे पूरा समय। तो चलिए अभी देखिएगा, जो हमारे पोल माउंटेड सब स्टेशन की कहानी है, तो पोल माउंटेड सब स्टेशन पर लगने वाले कंपोनेंट्स के बारे में तो मैंने बता दिया। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं या फिर एडवांटेजेस क्या हैं। तो पोल माउंटेड सब स्टेशन के फ़ायदे ये होते हैं कि इन पर सबसे कम खर्चा आता है, सबसे कम खर्चा आता है, मतलब इकोनॉमिकल दृष्टि से सबसे बढ़िया रहते हैं। इंस्टॉलेशन, इनको इजीली इंस्टॉल कर दो, कुछ नहीं करना, खंबे लगाओ, ट्रांसफार्मर लगाओ, काम खत्म। सबसे कम समय में इनको इंस्टॉल कर सकते हो, सबसे कम, मतलब ओवरऑल ये कैपेसिटी के आधार पर देखा जाए तो सबसे कम ही रहते हैं हर चीज़ में। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इनका मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। मतलब इनको, क्योंकि इनके एक बार जो इंस्टॉल कर दिया, फिर इनमें मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की आवश्यकता मुश्किल से कभी कभार पड़ती है। लेकिन ऐसा है नहीं है कि दुनिया में अगर एक ही चीज़ के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हों। अगर दुनिया में किसी चीज़ के इतने सारे फ़ायदे गिना रहे हैं आपको, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी ज़रूर होंगे, है कि नहीं। तो यदि इससे हम एक से ज़्यादा, अगर इस सब स्टेशन के लिए एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हुए, मतलब जैसे कि एक से एक इधर को एक इधर को, तो उनके लिए कंट्रोलिंग बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। दूसरी बात कि इसमें ऑटोमेटिक रहता है, मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको मैनुअली कंट्रोल करना पड़ेगा। हाथ से चाहें तो ये नहीं कि ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लें कि अपने आप लाइट आई, अपने आप ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक। चलिए, और दूसरी बात कि अगर कोई ख़राबी आ गई तो पूरी सप्लाई कट करने के बाद ही आपको इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। चलिए, तो ये हमारा पोल माउंटेड सब स्टेशन खत्म हो गया। पोल माउंटेड सब स्टेशन के बाद अब हम आते हैं अपने फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन पर। तो फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन की अगर बात करें तो ये हमारे 11 kV के भी हो सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा बड़े बड़े की बात नहीं कर रहे हैं ना। अगर हम बात करें 11 kV देखिए 11 kV के फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन भी होते हैं। कभी आप सोचो, जैसे कि अगर
ट्रांसफॉर्मर की पावर हमारे पास 200 kVA से 200 किलो वोल्ट एम्पियर से आगे निकल जाती है, तब हमारे फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है नहीं। तो फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन जो रहते हैं, अगर हम बात करें छोटे लेवल पर 11 kV की लाइन पर, तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि उसमें एक फाउंडेशन ऐसे करके होता है, इस फाउंडेशन के ऊपर ट्रांसफॉर्मर रखा होता है ऐसा करके, ये इस फाउंडेशन के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मर रखा होता है। और यहाँ पर एक लाइन रहती है, जैसे मान लीजिए कि ये खंबा है और इस खंबे पे जो टर्मिनल आए होते हैं लाइन के, यहाँ से वायर आकर के ट्रांसफॉर्मर को यहाँ पर जो लाइन रहती है वो इनपुट लाइन आती है और आउटपुट लाइन यहाँ से निकल के चली जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी इनपुट लाइन आई 3 फेस की, तो यहाँ से हमने इसको इनपुट टर्मिनल मिल गए सारे के सारे, उसके बाद यहाँ से फिर जाएंगे और अलग अलग आगे को सप्लाई निकल जाएगी, ठीक है। ये मैं फिर से बता दूं, मैं ये बात कर रहा हूँ छोटे लेवल पर 11 kV से 0.4 kV में कन्वर्जन में, जब ट्रांसफॉर्मर की पावर 200 किलो वोल्ट एम्पियर से ऊपर हो जाती है, तब हम फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन का यूज़ करते हैं। ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, और अगर देखा जाए तो अलग अलग तरीक़ों से ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल मतलब बेनिफिशियल रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन की, तो 200 kV पर भी उसके लिए इतना बड़ा ट्रांसफार्मर लग जाता है कि खंबे उसका बोझ नहीं झेल पाते, तो इसके लिए फाउंडेशन माउंटेड का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए फिर इसके बाद इसमें करते क्या है कि ये वाला जो पोल होता है, ये आपका H टाइप पोल का, ये वाला जो पोल है, मतलब जो लाइन हमारी आती है वो बेसिकली H टाइप पोल होता है। H टाइप पोल पर हमारी इनकमिंग लाइन आती है और इनकमिंग लाइन हमारी H टाइप पोल पर आने के बाद फिर क्या होता है कि फिर उससे ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई दी जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पोल माउंटेड और फाउंडेशन माउंटेड दोनों ही सब स्टेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों बस बार सिस्टम की। जल्दी से निपटा लेते हैं बस बार सिस्टम को भी। 40 मिनट के आसपास का क्लास होगा। अभी आप ये मत सोचना कि सर आइए हमारे डबल ई में आप हमें SGP क्यों पढ़ा रहे हो क्योंकि क्या करें, सिलेबस का पार्ट है भैया। आप अगर आपको नहीं पढ़ाया तो आप कहेंगे सर आप हमें पढ़ाए क्यों नहीं रहे। तो बेसिकली बस बार सिस्टम, बस बार प्रणाली क्या होता है, इसको बोलते हैं। ये तो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था आपको SGP में बहुत मज़े से। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक याद होगा, इसलिए इसको एकदम निपटा देंगे। बस बार प्रणाली, क्योंकि ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा ना, तो इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत जल्दी से इसको निपटा लेंगे, कोशिश करेंगे। देखिएगा, और इसके बाद आपका EDD का क्लास भी होना है, तो EDD क्लास के लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है नहीं। देखिएगा, बस बार प्रणाली बेसिकली क्या होता है कि बस बार हमारा एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम सप्लाई को पास करते हैं। मतलब कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आई, फॉर एग्जांपल, सॉरी तो जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी आई हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ से डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा फिर से। जैसे कि मान लीजिए कि ये दो बस बार हैं, एक से हमने फेस को कनेक्ट कर दिया और एक से हमने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया। अभी जब इन दोनों पर सप्लाई आ गई है तो अब हम इन दोनों से कितने भी कनेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि ये हमने एक पर्सन को दे दिया, ये हमने दूसरे पर्सन को दे दिया, ये हमने तीसरे पर्सन को दे दिया। तो ऐसे करके बेसिकली बस बार एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिससे इलेक्ट्रिकल सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिस इलेक्ट्रिकल सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है नहीं। अभी बेसिकली जो बस बार सिस्टम है वो हमारे पास मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल बस बार सिस्टम और एक होता है डुप्लीकेट बस बार सिस्टम। ये भी मैं आपको SGP में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से इसको पढ़ाऊँगा। अभी तो हम लोग फिलहाल ब्रीफ ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिटेल तो SGP में पढ़ चुके, लेकिन आपको तो मैं डिटेल में पढ़ा के चलूँ, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है ना। मेरे पास बहुत समय है अभी और आप लोग के पास भी बहुत समय है, ठीक है नहीं। अभी बस बात यह है कि हम लोग बस बार सिस्टम का उपयोग क्यों करते हैं। बस बार सिस्टम का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हमें कंडक्टर्स में जोड़ ना लगाने पड़े। मतलब कि बस बार सिस्टम का उपयोग करने के पीछे का कारण, बस बार सिस्टम के उपयोग करने के पीछे का ये कारण है
ताकि हमें कंडक्टर्स में जॉइंट ना लगाने पड़े, क्योंकि जब हम बसवार सिस्टम उपयोग करते हैं ना तो वहाँ पर हमें कंडक्टर्स में कोई भी जॉइंट नहीं लगाना पड़ता। ठीक, तो बसवार सिस्टम जो हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं हमारे पास। एक है सिंगल बसवार सिस्टम, एकल बसवार सिस्टम। दूसरा है डुप्लीकेट बसवार सिस्टम। सारा का सारा एसजी भी पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी तक कुछ भी आईएमआरई का नया पोर्शन नहीं किया है हमने, ठीक है नहीं। बस क्या है कि इसको जब एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है कि लगना चाहिए एग्जामिनर को ये हम मेंटेनेंस या फिर फॉल्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। मतलब कि ऐसा ना हो कि एग्जामिनर को यही ना लगे कि हम लोग यहाँ पर मेंटेनेंस और फॉल्ट से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं। एग्जामिनर को ये लगना चाहिए साफ साफ कि हम यहाँ पर मेंटेनेंस और अपने फॉल्ट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो चलिए फिर, बेसिकली जो हमारे पास सिंगल बसवार सिस्टम होता है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा आसान होता है और इसको पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है। सिंगल बसवार सिस्टम को पावर प्लांट वगैरह में यूज़ किया जाता है या फिर ऐसी जगह पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर फीडर लिमिटेड होते हैं, मतलब जहाँ पर सिर्फ कुछ ही फीडर होते हैं, वहाँ पर यूज़ किया जाता है आपका सिंगल बसवार सिस्टम। अभी बेसिकली सिंगल बसवार सिस्टम का इनिशियल कॉस्ट भी कम होता है और सिंगल बसवार सिस्टम का मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होता है। मतलब कि सिंगल बसवार सिस्टम को देखा जाए तो हर प्रकार से फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन यार अगर हर चीज़ में फ़ायदा होता तो फिर हम अपना डुप्लीकेट बसवार सिस्टम क्यों बनाते। मतलब हर प्रकार से अगर सिंगल बसवार सिस्टम का सिर्फ फ़ायदे ही होते तो डुप्लीकेट बसवार सिस्टम नहीं बनाया जाता, है ना। तो इसके नुकसान ये हैं बच्चों कि ये आपका जो सिंगल बसवार सिस्टम है इसके नुकसान ये हैं कि ये एक ही बसवार होती है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की खराबी आ गई तो इसके मेंटेनेंस के लिए पूरे सिस्टम को बंद करना पड़ता है। इसके मेंटेनेंस के लिए पूरे सिस्टम को बंद करना पड़ता है, इसीलिए ये सिंगल बसवार का नुकसान होता है। और यदि हम बात करें डुप्लीकेट बसवार की तो डुप्लीकेट बसवार में दो बसवार लगे होते हैं। जब उन दो बसवार के साथ होता क्या है कि दो बसवार में जब किसी एक बसवार में खराबी आती है तो दूसरे बसवार के साथ पूरी सप्लाई को ऑपरेट कर दिया जाता है। चलिए पहले मैं आपको सिंगल बसवार का डायग्राम बना के दिखा देता हूँ छोटा सा यहाँ पर। तो बेसिकली सिंगल बसवार का मैं दो फीडर्स के साथ दो पावर स्टेशन के साथ सिंगल बसवार का डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक जनरेटर ये लगा है, एक जनरेटर ये लगा है। जनरेटर के बाद आपका लगा होता है सर्किट ब्रेकर, उसके साथ भी लगाइए, ऐसे करके याद करना सीखिए। सर्किट ब्रेकर के बाद आप सीधे सीधे बसवार पर जाइए आइसोलेटर लगाने के तुरंत बाद। ये रही हमारी बसवार। अब ये बसवार से यहाँ पर लगा देंगे हम आइसोलेटर, ठीक है। यहाँ पर लगा देंगे हम आइसोलेटर, यहाँ पर हम फिर से आइसोलेटर लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम फिर से आइसोलेटर लगाएंगे और फिर यहाँ पर लगाएंगे आगे जाके ट्रांसफॉर्मर। क्या लगाएंगे भैया, सॉरी यहाँ पर लगाएंगे बच्चों सर्किट ब्रेकर पहले, फिर लगाएंगे हम ट्रांसफॉर्मर। दिख तो रहा है ना आपको साफ साफ, सर्किट ब्रेकर और फिर लगाएंगे ट्रांसफॉर्मर और फिर आगे को फीडर और एक यहाँ पर ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा है ये सिंगल बसवार सिस्टम है। ये अब इसकी बस मैं डायग्राम ऐसी बना दिया मजे में, वरना इसकी नीड नहीं थी। इसमें बस ये कहानी है कि अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाती है तो आपको इसको रिपेयर करने के लिए पूरी तरीके से सप्लाई को बंद करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि इसको सप्लाई को बिना बंद किए आप इसको ठीक कर दें। सप्लाई को ठीक करने के लिए इसको पूरे सिस्टम को बंद करके, ये इसका नुकसान है। अब दूसरा सिस्टम जो रहता है हमारा डुप्लीकेट बसवार सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको मैं एक और बता दूं कि एक सिस्टम और होता है बच्चों, वो रहता है हमारा सिंगल बसवार सिस्टम विद सिलेक्शनाइजेशन। मतलब कि अगर हम बात करें चयनता के साथ तब भी सिंगल बसवार सिस्टम होता है। बेसिकली उसमें क्या होता है कि उसमें एक ही बसवार रहती है, लेकिन उसमें एक बसवार को लिंक के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं। जैसे मान लो कि अगर इस वाली बसवार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई, इस वाली बसवार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई तो इस या फिर इसमें कोई दिक्कत होगी तो इसको इससे ऑपरेट करा देंगे। ये कहानी होती है बस, मतलब सिलेक्शन बांट देते हैं इसका कि किससे ऑपरेट कराना है, किससे ऑपरेट नहीं कराना है। बाकी वही था पीछे वाले की तरह, जैसे सिंगल बसवार का डायग्राम था वो था कि इसका फ़ायदा बस इतना है
कि इसमें जो है आपकी सप्लाई नहीं कटेगी, सिंगल बस बार को यूज़ करा जाएगा फिर भी इसमें सप्लाई नहीं कटेगी। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिंगल बस बार विद सिलेक्शनाइजेशन, सिलेक्शनाइजेशन, चयनता के साथ एकल बस बार का उपयोग। इसमें सिंगल बस बार यूज़ कर रहे हैं लेकिन क्या है कि इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं हम, कभी किसी को कभी किसी को। और मान लीजिए कि अगर इसमें किसी एक हिस्से में फॉल्ट आ गया तो दूसरे हिस्से से इसको प्रॉपरली ऑपरेट करा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना रुके दूसरे हिस्से को प्रॉपरली सप्लाई को ऑपरेट करा सकते हैं। उसके बाद बात आती है डुप्लीकेट बस बार सिस्टम की। तो डुप्लीकेट बस बार सिस्टम के बारे में तो आपको मैंने बताया कि डुप्लीकेट बस बार सिस्टम या फिर डबल बस बार सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो बस बार यूज़ की जाती हैं। एक तो रहती है मेन बस बार और एक रहती है ऑक्सिलरी, एक रहती है मेन और एक रहती है डुप्लीकेट। तो मेन वाली जो बस बार रहती है, अभी मान लीजिए कि हम यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, यही प्रोसेस है। जैसा मान लीजिए कि दो सर्किट के साथ लगा रहे हैं, तो यहाँ पर सर्किट ब्रेकर और सर्किट ब्रेकर के बाद लगाएंगे हम आइसोलेटर। तो ये लग गया हमारा आइसोलेटर। आइसोलेटर के बाद क्या लगाना है, आइसोलेटर के बाद लगाना है बच्चों ट्रांसफार्मर। तो फिर ट्रांसफार्मर लगा देंगे और ट्रांसफार्मर के बाद हमको आगे को सप्लाई छोड़नी है। जिसमें मान लीजिए कि यहाँ पर हम जनरेटर वाले सेक्शन से देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर आइसोलेटर लगाइए और यहाँ पर जनरेटर। अभी बेसिकली कहानी बस ये है कि सर्किट ब्रेकर के यहाँ पर ऐसे करके दो पार्ट बांटने हैं। अभी मान लीजिए कि एक इसको ऑपरेट कराएगा, एक इसको ऑपरेट कराएगा, एक इसको ऑपरेट कराएगा, एक इसको ऑपरेट कराएगा। तो जैसे मान लो, और साथ में यहाँ पर एक इन दोनों को जोड़ता हुआ भी एक सर्किट ब्रेकर लगा होता है। जैसे ये सर्किट ब्रेकर जो होता है ये इन दोनों को जोड़ता हुआ होता है। अभी बेसिकली हमारे डुप्लीकेट बस बार, जो हमारा डुप्लीकेट बस बार रहता है, डुप्लीकेट बस बार सिस्टम का पूरा फंडा ये है बच्चों कि मान लीजिए कि यदि आपका एक बस बार में किसी प्रकार की कोई खराबी आ जाती है तो हम दूसरी अपनी बस बार को ऑपरेट करा करके उस खराबी को बिना रोके हम पूरा अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारी मेन वाली बस बार में कोई खराबी आ गई, तो या फिर खराबी छोड़ो, मान लीजिए कि हमको कोई मेंटेनेंस काम करना है, या फिर छोड़ो मान लो कि हमको सर्किट ब्रेकर की टेस्टिंग करनी है, सर्किट ब्रेकर का इंस्पेक्शन करना है। तो सर्किट ब्रेकर को इंस्पेक्शन के लिए हमको लोड हटाना पड़ेगा, लोड हटा के फिर बस बार से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा अगर ये डुप्लीकेट बस बार नहीं होता तो अभी क्या है कि हम लोड को बिना हटाए सर्किट ब्रेकर का इंस्पेक्शन और टेस्टिंग कर सकते हैं। इस कंडीशन में सप्लाई हमारी लगातार बनी रहेगी, सप्लाई में किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, कोई भी इंटरप्शन या डिस्टरबेंस नहीं होगा। दूसरी बात कि यदि मान लो कि कोई फॉल्ट आ जाए, जैसे मेन बस बार में कोई फॉल्ट आ गया, तो उस फॉल्ट की कंडीशन में भी हम डुप्लीकेट बस बार से सप्लाई को ऑपरेट करा करके सप्लाई की कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी को लगातार बनाए रखेंगे, सप्लाई में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा। तो ये हमारा डुप्लीकेट बस बार का सिस्टम था, ठीक। अभी देखिए डुप्लीकेट बस बार के हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थक जाते हैं भैया, क्योंकि तेज पढ़ाते हैं ना। तो मैं आपको कछुए की चाल से नहीं चलाना चाहता, मैं बस चाहता हूँ कि आपको खरगोश की चाल से चलाऊँ। देखिएगा कि कछुआ और खरगोश में ये कहानी बहुत फेमस है कि कछुआ हमेशा जीता है, खरगोश हमेशा हारा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि फिर भी आप खरगोश बनो, लेकिन जो काम करने की कंटिन्यूटी है, काम करने की निरंतरता है, वो कछुए वाली रखना। चाल खरगोश की, निरंतरता कछुए की। तो सोचो आप क्या नहीं कर पाओगे, मतलब सोचो कि आप क्या कर डालोगे भाई, कि यदि आपकी जो काम करने की कंटिन्यूटी क्षमता है वो कछुए वाली है, कंटिन्यूटी लगातार करे जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, और चाल खरगोश की है, फिर देखो आप क्या चीज़ नहीं कर डालोगे। तो इसीलिए खरगोश बनो, कछुए वाला दिमाग, मतलब कछुए वाली निरंतरता रखो, बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए भैया। कछुए से हमें लंबी उम्र जी के कुछ नहीं करना गुरु, बस क्या है कि खरगोश वाला दिमाग रखो, वो खरगोश वाली चाल रखो। जितनी देखिए तेज का ज़माना है भैया, स्लो को कोई पूछने वाला नहीं आजकल। आप स्लो पढ़ते रहो, कल को कोई आपसे फास्ट आएगा, यूं निकल जाएगा, फिर देखना क्या करोगे, फिर क्या करोगे, बस फिर पड़े रहना बिस्तर में अपने। तो भैया जीवन में अभी बस तेज़ी का ज़माना रह गया है, आप भी तेज़ बनो, और इसीलिए मैं भी तेज़ पढ़ा के चलता हूँ। खैर फिलहाल अभी बात करते हैं कि जब बस बार सिस्टम हमारा ख़त्म हो गया, तो आज के इस क्लास में तो हम लोग बस यहीं तक रहने देंगे।
इसके बाद की अगर बातें करें तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइसोलेटर्स, सर्किट ब्रेकर्स पढ़ेंगे, आइसोलेटर पढ़ेंगे, सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे, फ्यूज चार्ट के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने जाना कि पोल माउंटेड सब स्टेशन और फ्लिंथ माउंटेड सब स्टेशन, सिंगल पोल और सिंगल पोल विद सिलेक्शनाइजेशन, और फिर जाना हमने सिंगल बस बार और सिंगल बस बार विद सिलेक्शनाइजेशन, फिर जाना हमने डुप्लीकेट बस बार सिस्टम को। तो इन सारे के सारे चीज़ों को जानने के बाद अभी मैं आप लोगों से एक बात बताऊं कि पढ़ तो हम सारा का सारा SGP का ही रहे, लेकिन क्या है कि ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात है। देखो, हर चीज़ को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढो कि यहाँ हम लोग SGP का द्वारा पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। अभी आप लोग सोचेंगे कि इसमें हमारा फ़ायदा ये है कि हम इसको जल्दी पढ़ लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो फ़ायदा है, ये साथ में फ़ायदा ये है कि यहाँ से जो समय बचेगा वो EEE में लगाना हो, क्योंकि EEE में जो चल रहा है न्यूमेरिकल, वहाँ लगाना है सारा का सारा टाइम अपना। ठीक, आई बात समझ में? तो बच्चों, क्लास को रोकते हैं यहीं पर, अब जल्दी से दूसरी क्लास का शुरू करेंगे। 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर तब तक अपना नाश्ता पानी कर लो, थोड़ा एनर्जी ले आओ बॉडी में, और फिर एनर्जी ला के पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। और साथ ही साथ जल्दी से जल्दी अपने 6 सेम बैच को ज्वाइन कर लो। फीस मात्र 1000 रुपये है, और 14 अप्रैल के बाद इसकी फ़ीस 1500 रुपये हो जाएगी। देखिएगा, मैं आपको बताऊँ 2-3 कारण कि आपको ये बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए। जैसा कि क्लास के शुरू में बताया था, फाइनल ईयर है, और फाइनल ईयर के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं भैया। हर जगह, दुनिया में हर जगह जहाँ भी जाओगे, फाइनल ईयर के मार्क्स आपके और नॉलेज, देखिएगा 90% क्वेश्चन जो बनते हैं ना, वो फाइनल ईयर की क्लासेस से बनते हैं, फाइनल ईयर के सब्जेक्ट से बनते हैं, क्योंकि वो अक्सर लोगों के मन में रहता है कि फाइनल ईयर की चीज़ तो अच्छी पढ़ी होगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के चलो। देखो, आपके पास 1-2-3 खूबियाँ तो आपने 2-3 साल में सीख ली हैं कि आपको ना आने पर भी आप आंसर कैसे लिखोगे ये खूबी आपने सीख ली है, लेकिन अभी आपको आने पर अच्छे से अच्छा आंसर लिख के आना है। उसके लिए आपको ये बैच ज्वाइन करना है, मात्र 1000 रुपये की फ़ीस में। जल्दी से जल्दी ये बैच ज्वाइन कर लो। और यदि आप लोगों ने ऑलरेडी बैच ज्वाइन कर लिया है तो अपने दोस्तों को बताओ कि रोहित सर का बैच है, 6 सेमेस्टर बैच, उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं मात्र 1000 रुपये में। यदि देखो, मैं आपको 100 बातों की एक बात कहूँ, यदि आपको लगता है ना बच्चों कि सर के बैच से बाकी बच्चों को भी जोड़ना चाहिए, तो आप ज़रूर सब बच्चों को सजेशन दो कि सर का बैच ज्वाइन करो। आप लोगों को लगा है कि क्लासेस हमको बहुत बढ़िया प्रोवाइड की जा रही हैं, तब जल्दी से जल्दी अपने बाकी साथियों को भी बैच के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित कीजिए, इंस्पायर्ड कीजिए कि देखो भैया, ये क्लासेस चल रही हैं, आके देख लो, बैच ले लो, बहुत बढ़िया है, ऐसा है वैसा है। जो भी आप अगर आपको लगता है, तो ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ, आपको लगे ना फिर भी आप बोल रहे, आपको लगता है कि जोड़ना चाहिए तो आप भी जोड़ो, अपने दोस्तों को साथ बताओ कि बैच चल रहा है, प्रेरित करो, उनको इंस्पायर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो मुझे थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ाने में। और देखिएगा, इनकम की तो हर जगह चिंता बनी रहती है। अगर मेरा भी इनकम सफिशिएंट होगा तभी तो मैं पूरे दिल से, पूरे मन से पढ़ा पाऊँगा आप लोग को, है कि नहीं। मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहता, मैं वैसे कभी फॉर्मेलिटी करूँगा नहीं, भरोसा रखिएगा। मेरा चाहे एक बच्चा पढ़े, मेरे से चाहे 2 पढ़े, चाहे 200 पढ़े, चाहे 2000 पढ़े, मैं फॉर्मेलिटी नहीं करूँगा, उतने ही मन से पढ़ा करूँगा। क्या कि ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने में, ठीक है नहीं। चलिए गाइस, तो अभी लोग चलते हैं। ये मेरा नंबर लिखा है बच्चों, अगर बैच नहीं भी लेते हो ना आप, तब भी जीवन में किसी भी समय, किसी भी मोड पर, किसी भी प्रकार की पढ़ाई से संबंधित जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पर बेझिझक कॉल करिएगा, व्हाट्सअप मैसेज करिएगा। किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो तब भी करिएगा, लेकिन हो सके तो बैच जल्दी से जल्दी सभी लोग बैच को ज्वाइन कर लें। और बच्चे, अगर आप नए हो तो अगर क्लास अच्छा लगा है, क्लास को लाइक करना। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आने वाली फ्री क्लासेस के अपडेट आपको मिलते रहें। और पढ़ाई कर लो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले, पता भी नहीं लगेगा कब एग्ज़ाम आ गए, ठीक है। और फास्ट बनो, फास्ट कितनी बार कहना पड़ेगा, क्या बनोगे, हाँ, फास्ट बनोगे, ठीक। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप नाश्ता पानी करो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार।